नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, उसमें कल हमने एक महत्वपूर्ण शक्ति जो है राष्ट्रपति की, जो अध्यादेश बनाने की है। अध्यादेश बनाने की शक्ति क्या होती है? अध्यादेश कानून बनाने की शक्ति होती है। कानून उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में संसद का एक सदन न चल रहा हो और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, और संसद में जो कानून बनते हैं उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। वो पहले एक सदन से पास होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, फिर वहाँ से पास होता है। उसके पहले उस पर चर्चा होती है, विचार होता है, कमेटी विचार करती है। तो इन परिस्थितियों से गुजरने के बाद फिर वो जो दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि उसे वापस भेजें अपने सुझावों के साथ, या उसे परमिशन दे दें, या वैसे ही पड़े रहने दें। तो इतनी सारी जो प्रोसेस हैं वो पूरा करने का समय अगर नहीं है, और कानून बहुत ही ज़रूरी है कि कानून बनाना ही बनाना है, ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उन परिस्थितियों में अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसकी जो पहली शर्त थी मैंने बताई थी कि अध्यादेश तब बनाया जाता है जब कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है। खासकर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सदन का जो सदन है, संसद हमारी, उसका एक सदन सत्र में ना हो। जैसे राज्यसभा तो परमानेंट है, वो हमेशा रहती है, लेकिन मोस्टली लोकसभा ही नहीं रहेगी। तो लोकसभा अगर किसी वजह से सत्र में नहीं है और कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति का यूज़ कर सकता है। लेकिन अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की जो ये शक्ति है, ये मनमानी नहीं है। अध्यादेश बनाने की ये शक्ति राष्ट्रपति की विवेक पर है, और इसमें मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति को कार्य करना है। और एक वाद आया था उच्चतम न्यायालय के सामने, उसका नाम था कूपर वाद। कूपर वाद केस था एक। इस केस में उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम स्थापित किया कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है तो इस मामले में तो न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है, क्या वो असद्भावपूर्ण रूप से जारी किया गया है? मतलब उसके पीछे की जो मंशा है वो सही नहीं है, मंशा में खोट है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति के अध्यादेश का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट से जांच सकती है, दोबारा देख सकती है कि ये सही आधारों पर जारी किया गया है कि नहीं। बाद में इंदिरा गांधी ने संशोधन किया था कानून में, और उन्होंने ये स्थापित करवाया था कि अध्यादेश जारी करने के बाद उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उसमें न्यायिक दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जनता पार्टी की सरकार थी, उसने इस चीज को पलट दिया। तो बाद में जो कूपरवाद में स्थापित हुआ था कि न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है अध्यादेश में, इस आधार पर कि अध्यादेश असद्भावपूर्ण आधार पर जारी किया गया था। तो अध्यादेश का कई बार दुरुपयोग भी किया गया है सदन में, और इसके लिए जो हमारी सदन है उसका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सदन जितनी जागरूक रहेगी तो उतना ही इस तरह की घटनाएं कम होंगी। अब राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां 5 प्रकार के क्षमादान हैं। पहली बात, एक और बात है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने के लिए जो शक्तियां हैं उसका आधार ये है कि राष्ट्रपति क्षमादान तो देंगे, लेकिन जो व्यक्ति क्षमादान के लिए आवेदन करता है राष्ट्रपति के समक्ष, उसे राष्ट्रपति के सामने किसी मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। यह नहीं कि मतलब वो राष्ट्रपति के सामने जाएगा, अपनी बात कहेगा, बोलेगा, ऐसा नहीं है। ये अधिकार नहीं है उसके पास। क्षमादान देना है, नहीं देना है, कैसा देना है, राष्ट्रपति के पूर्णतः विवेक पर निर्भर करता है।
और राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा वो मंत्रिमंडल की केंद्र सरकार की सलाह पर करेगा। और क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन, जब भी मैं कहता हूँ न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, किसी भी कानूनी मामले को पुनः देखती है, पुनः जांच करती है कि क्या इसमें विधि के का कोई सारवान प्रश्न है या विधि का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो इन मामलों को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जब भी फिर से उस चीज़ों को देखती है, जांच करती है, उसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, क्योंकि ये क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। तो इस आधार पर इस शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती सुप्रीम कोर्ट कि क्या ये क्षमादान मनमाना, अतार्किक, असंगत तो नहीं है। तो इन आधारों पर इस शक्ति का भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। अब इसमें ये जो क्षमादान की शक्ति है, इसमें 5 प्रकार की शक्तियां हैं। एक है पूर्ण क्षमादान, जिसे कहते हैं क्षमादान प्रदान करना। इसमें पूर्ण माफी मिल जाती है, जो भी उसकी दोष सिद्धि है, जो भी अपराध है, उससे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से दोष मुक्त हो जाता है। उसके बाद आपका है लघुकरण। लघुकरण मतलब एक तरह से रिप्लेसमेंट होता है, मतलब एक दंड के जगह पे दूसरा दंड देना, रिप्लेस कर देना। जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड है तो उसे निर्वसन है तो कारावास है तो साधारण कारावास। तो ऐसे सबसे बड़े से छोटे की तरफ उसको चेंज कर दिया जाता है लघुकरण में। फिर आता है आपका निलंबन। निलंबन में क्या है कि ये दंड की प्रकृति को बिना परिवर्तन किए घटाता है। मतलब कि दंड तो वही रहेगा। मान लीजिए किसी को 14 साल का सश्रम कारावास है तो 14 साल की जगह वो 12 साल, 10 साल ऐसे चेंज हो सकता है। विराम यह है कि विशेष परिस्थितियों में दंड में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसे सजा हुई है, तो उन मामलों में दंड को परिवर्तित किया जा सकता है, साधारण किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। प्रविलंबन क्या है? ये दंड के निष्पादन को, मतलब जो सजा दी गई है उसको रोकता है, रोक लगा देता है। कब? अगर राष्ट्रपति ने इन और इन आधारों पर निर्णय लेने के बारे में सोच रखा है तो इस आधार पर उसे रोक दिया जाएगा कि अभी चूंकि ये प्रोसेस में है इसलिए दंड नहीं दिया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की किसी भी क्षमा के बारे में जो वो प्रदान करता है। तो हमने अभी देखी कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां क्या है। अब जिस तरह की राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं वैसे ही राज्यपाल को भी कुछ क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति से किन अर्थों में भिन्न है ये देखना जरूरी है। अब राष्ट्रपति के पास जो सेना हमारी है, मिलिट्री, उसकी अपनी जुडिशरी सिस्टम है। तो सेना का जो न्यायालय है वो अगर कोई दंड देता है तो उस दंड के बारे में भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि क्षमा कर दे, विलंबन कर दे, परिहार कर दे, निलंबन कर दे या लघुकरण कर दे। जो 5 प्रकार हैं उनमें से राष्ट्रपति कुछ भी आजमा सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास सैन्य सेवा के मामले में ऐसी कोई शक्ति नहीं है ना। सैन्य न्यायालय के मामले में राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, राष्ट्रपति हर उस मामले में अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो संघ या समवर्ती सूची, हमारे संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उन सूचियों में विषय है, वो विषय है जिन पर संघ, राज्य या दोनों कानून बना सकते हैं। तो संघ और समवर्ती सूची में जो भी विषय है उसमें जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उन मामलों पर, उन सब मामलों में राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का उपयोग कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर है कि वो उसका लघुकरण कर सके, परिहार कर सके, निलंबन कर सके। मतलब मृत्युदंड है तो उसको कारावास, कठोर कारावास, आजीवन कारावास ना, इस तरीके से परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति है। जैसे लोक लेखाएं हमारी जो, उनसे धन का आना, धन का जाना, इस मामले में
हमारी यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, संसद है, उसका सचिवालय है, उसके जो अधिकारी हैं, यूपीएससी के अधिकारी और उसके जो सदस्य हैं, और संसदीय सचिवालय के जो अधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, उनकी भर्ती, योग्यता, शर्तें, ये सारी शक्तियां हैं। संयुक्त अधिवेशन के बारे में जिसका प्रोसेस है उसको बनाने की शक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं वो किस तरह से प्रवर्तित होंगे, ये बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। जो अनुसूचित जाति है, जनजातियां हैं, उनके बारे में बहुत सारी पावर दी गई है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा जिसको वो समझता है घोषित करना चाहिए, या ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र से बाहर निकाल देगा जिसको वो लगता है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए योग्य नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल जब भी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहेगा तो उसके लिए वो राष्ट्रपति के पास अपना वो प्रतिवेदन भेजेगा, और जब तक राष्ट्रपति उस पर मुहर नहीं लगाएंगे वो कानून मान्य नहीं होगा। और राष्ट्रपति राज्यपाल से कह सकता है कि अपने क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में उसे सूचना दे। और राजभाषा आयोग बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग जो है वो, और अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए अधिकारी नियुक्त करता है वो। और इसके अलावा राष्ट्रपति को केंद्र शासित जो प्रदेश है हमारे, खासकर आपके अंडमान निकोबार हैं और ये आपके दादर नागर हवेली हैं, लक्षद्वीप, कुछ ऐसे ये 2-3 हमारे जो स्टेट हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 3, इनके बारे में राष्ट्रपति को पूर्ण शक्ति है। इतनी शक्ति है कि राष्ट्रपति इन राज्यों के बारे में, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें अगर संसद ने भी कोई विधि बनाई है इनके लिए तो उसे भी अपने पावर से खत्म कर सकता है। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है बाकी, उनका शासन राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा होता है, जिसे हम उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में भी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां। हाँ, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो हम एक्चुअल में भारत सरकार की शक्तियों के बारे में बात करते हैं। हम भारत सरकार की शक्तियों के बारे में बात करते हैं मतलब हम कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में, हमारा जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बनता है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, हमेशा उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति क्या है, एक सिंबल है, एक मुहर है। तो एक्चुअल में हम मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति अपना कोई भी कार्य बिना मंत्रिमंडल की सलाह के नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां वो 3 प्रकार की हैं। 352 जो युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। इससे ये की आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी टाइप की होती है। युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह आपके देश के भीतर भी हो सकता है, नक्सलाइट एरियाओं में हो सकता है, कुछ लोग संगठित होकर ऐसा कर सकते हैं। युद्ध, बाहर से लोग युद्ध कर सकते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वाह्य आक्रमण कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के उन कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है जो इन कारणों की वजह से प्रभावित है। तो राज्य के ऐसे क्षेत्र जो युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से प्रभावित हैं, वहां पर भारत सरकार को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। वहां पर राज्य की शक्तियां कार्य नहीं करेगी। राज्य की ऐसी सभी शक्तियां या कोई भी शक्ति भारत सरकार ले सकती है जिसके जरिए वो सोचती है कि इन हालातों का मुकाबला किया जा सकता है। दूसरी 356 और 365 ये राज्य की संवैधानिक विफलता। संवैधानिक विफलता मतलब कि या तो कोई राजनीतिक गतिरोध हो गया जिससे सरकार नहीं चल रही है, या राज्य जो है भारत सरकार या संघ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि अगर राज्य जो है भारत सरकार या संघ सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति माना जाएगा कि वो अपने कार्य करने में विफल रहा है। अभी जैसे हाल में आप देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके कई सारे मंत्री जेल में हैं, उसके बाद भी वो लगातार जेल से प्रशासन चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं और भारत सरकार लगातार कह रही है उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो
ऐसी स्थितियों में संवैधानिक विफलता साफ साफ दिखाई देती है। तो राज्य की संवैधानिक विफलता जब हो जाती है तो उसमें क्या होता है, सरकार जो है राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और जो संसद है वो राज्य की विधानमंडल की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे राज्य के क्रियाकलाप के उन हिस्सों को भारत सरकार अपने हाथ में लेती है जिनके द्वारा वो इन स्थितियों का मुकाबला कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जब संवैधानिक विफलता होती है तो राज्य की जो शक्तियां हैं वो भारत सरकार अपने हाथ में ले लेती है और संसद जो है वो विधानमंडल के कार्य अपने हाथ में ले लेती है। अब तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जैसे सबके साथ होता है, पैसे की कमी से जब कोई जूझने लगता है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य सरकार, भारत सरकार, इन सभी सरकारों के जो खर्चे हैं उनमें कटौती करे, जरूरी कम करे। और इसमें सभी लोग आते हैं, वेतन में कटौती हो सकता है, सुविधाओं में कटौती हो सकता है, खर्चों में कटौती हो सकता है। तो जहाँ जो भी जरूरी हो, जिस चीज से हालात सुधर सके वो डिसीजन राष्ट्रपति ले सकता है। तो ये 3 तरह के आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में है।